नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग बिहार पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और उसी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रोफेक्शन आईएएस संस्थान के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम पेपर संख्या 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है 1776 में सबसे अधिक प्रमाणित माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंट लॉ के नाम से कराया गया। ओके। बी ऑप्शन है 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। सी ऑप्शन है सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। डी ऑप्शन है भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1790 में विल्किंसन द्वारा कराया गया। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि असत्य कथन हमें चुनना है, कौन सा कथन? असत्य कथन। तो 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ नाम से कराया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक स्थापना की गई थी, ये भी सही है। सर विलियम जोन्स 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आता है भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1790 में विल्किंसन ने किया था। तो ये 1790 में नहीं था मित्रों, ये था 1785 ईस्वी में। किस में था? 1785। यानी आपका गलत कौन सा है? आपका गलत है डी ऑप्शन, और यही हमें पता करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 बंजारे आए। यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी थे। इनके क्या नाम हैं? तो मित्रों इनके नाम बताने हैं, तो जरा देखते हैं कौन कौन से 2 अनुयायी थे। पहला है तपस्सु, दूसरा है मल्लिक, तीसरा है उपाली और चौथा है देवदत्त। तो यहाँ पे सही कूट का चयन करना है मित्रों। 1, 2 और 2 ए ऑप्शन में है, 2 और 3 बी ऑप्शन में है, और 3 और 4 सी ऑप्शन में है, और डी 1 और 4 डी ऑप्शन में है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने तो वो 2 जो बंजारे थे वो मित्रों थे कौन कौन से? एक था आपका तपस्सु और दूसरा था आपका मल्लिक। कौन था? तपस्सु और मल्लिक, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है 4, जरा उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पर का चयन करें। पहला, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट अर्थर स्मिथ ने की थी। ओके। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। इनकी पुस्तक सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो यदि हम बात करें कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है ये बताना है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट अर्थर ने लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में लिखा था, ये भी बात सही है। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, ये भी बात सही है। इनकी पुस्तक में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन था, ये बात गलत है। इसमें अन्य घटनाओं का भी वर्णन था। किसका? अन्य घटनाओं, जैसे आपके पहले मुस्लिम आक्रमण का, आपके नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का, इन सब आक्रमणकारियों का भी वर्णन इसमें किया गया था। यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 की पुस्तक है। तो आपको नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक बतानी है, कौन सी है? पहली, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो मित्रों नीलकंठ शास्त्री की ये दोनों पुस्तकें हैं। क्या हैं? ये दोनों पुस्तकें हैं, यानी डी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना के.पी. जायसवाल ने की। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 की रचना ए.एल. वॉसम ने की। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति की सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, तो मित्रों यहाँ पर
1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना के.पी. जायसवाल ने की, ये बात बिल्कुल सही है। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 में ए.एल. वॉसम ने की, ये भी बात सही है। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता के पक्षों को सुव्यवस्थित किया गया, ये भी बात सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने नहीं की, इनकी रचना की थी मित्रों डी कोसाम्बी ने। किसने की थी? डी कोसाम्बी ने। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? जरा उसे समझते हैं। क्या कह रहा है हमारा 6? पृथ्वी निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान करें। टीला पृथ्वी की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। ठीक है, ये इसमें असत्य ढूंढना है। एकल सांस्कृतिक टीलों को सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। सी, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों की शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें कब्र में गाड़ते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारक महापाषाण मेगालिथिक कहते थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन चुनना है। तो देखते हैं फिर से। सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसकी पुरानी बस्तियाँ अवशेष हों, बिल्कुल सही है। कि एकल सांस्कृतिक टीलें सर्वत्र एक संस्कृति दिखाई देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और सी, बर्तन आदि डालते थे, बड़े पत्थर रखते थे, इसे मेगालिथिक कहते थे, ये भी बात सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में नहीं मौर्योत्तर काल में मित्रों मिले हैं। किस में मिले हैं? मौर्योत्तर काल में। तो ऑप्शन कौन सा गलत है हमारा? डी ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करिए। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए। गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि उन दोनों व्यापार वाणिज्य स्थिर हो गया था। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे असत्य ढूंढना है मित्रों। तो यदि हम बात करें मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए, ये बात बिल्कुल गलत है। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, कौन सा कथन ठीक है, मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, ये बात गलत है। सबसे अधिक गुप्त काल में किए गए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में किए गए थे? गुप्त काल में किए गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं: सहवाजगढ़ी, गिरनार, कालसी, एरगुड्डी। तो यहाँ पर इसे उत्तर से दक्षिण तक लगाने का सही क्रम बताइए। तो यदि हम सहवाजगढ़ी की बात करें तो मित्रों ये आपका मिला है पाकिस्तान में। कहाँ पे मिला है? पेशावर, पाकिस्तान में। कालसी की बात करें तो मित्रों ये मिला है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर मिला है? उत्तराखंड में। गिरनार की बात करें तो मित्रों ये आपका मिला है गुजरात में। कहाँ पर मिला है? गुजरात में। और एलीगुड्डू की बात करें तो ये आपका मिला है कुरनूल में। तो अगर हम इसे क्रमबद्ध स्थापित करें तो 1 2 3 4 होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ध्यान भाई। क्या कह रहा है? यह विग्रहपाल उत्तराधिकारी था। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य का आघात पहुंचा। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी। तो ये सारी बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, सातवाहन काल के संबंधित कथनों पर विचार करें। इनकी राजभाषा प्राकृत थी। इनकी समाज मात्र सत्तात्मक था। इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। उपरोक्त में से सही चयन बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ हुआ था? गुह सूत्र से, स्रोत सूत्र से, सुलभ सूत्र से या उपरोक्त तीनों से? तो यहाँ पर बात करें ज्यामिति और गणित का अध्ययन सुलभ सूत्र से शुरू हुआ था। जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन के बारे में बताइए। जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात में वल्लभी नगर इसमें अंतिम रूप से संकलित किया गया, बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, जैन ग्रंथों में नहीं बौद्ध ग्रंथों में है ये वर्णन। जैन ग्रंथों व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है, तो गलत कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था, रिक्त के स्थानों की पूर्ति करें। तो अगर हम बात करें तो किसने क्या करवाया, इसमें बात करें तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का क्या करवाया था? उद्धार। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको क्या करवाया था? निर्माण। तो यदि हम बात करें स्कंदगुप्त के अलावा किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ने भी क्या किया था? इसका पुनरुद्धार कराया था। अशोक ने भी इसका पुनरुद्धार कराया था, ठीक है, और स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित निम्न कथन में कौन सा असत्य कथन है, उसे बताइए। तो कौटिल्य का ग्रंथ है, उसके बारे में असत्य कथन बताना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधिवत ग्रंथ है। यह 18 अधिकरणों या खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। तो ये 18 नहीं है, ये 15 अधिकरणों हैं। तो गलत कौन सा हुआ? बी। और बाकी सारी बातें हमारी सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन है गुप्तकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज, गुप्तोत्तर समाज या मौर्योत्तर कालीन समाज। तो कालिदास द्वारा गढ़ित अभिज्ञान शाकुंतलम में गुप्त काल के समाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली नगर के रूप में मिलता है? तो संगम ग्रंथों में अत्यंत समृद्धशाली नगर कावेरी पत्तनम था। नेक्स्ट, किस मसाला को यवन प्रिया कहा जाता था? यदि हम बात करें तो यवन प्रिया गोल मिर्च, इलायची, लाल मिर्च या धनिया। तो यवन प्रिया कहा जाता था मित्रों काली मिर्च या गोल मिर्च को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई थी? टॉलमी, प्लिनी, अरस्तु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी रचना मित्रों की गई थी किसके द्वारा? इसकी रचना अगर हम बात करें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेनियन सी एक अज्ञात लेखक के द्वारा की गई थी, और ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जिसमें रोमन व्यापार के बारे में बात की गई है, यानी ये तीनों गलत हैं, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, तो उस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? नेचुरल हिस्टोरिका। और ये पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने। किसने लिखी थी? प्लिनी ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर या मीनाक्षी मंदिर। तो इसे व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं हम लोग बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो मित्रों बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है। कहाँ पर है मित्रों? तंजौर में है। होयसल मंदिर के बारे में बात करें तो ये हेलीवेड में है। कहाँ पर है? हेलीवेड में है। कैलाश मंदिर की बात करें तो ये मित्रों एलोरा में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, एलोरा में। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई में है। तो अगर हम इसमें सेट करें कि कौन सा कहाँ पर होगा, तो मित्रों ये होगा आपका सबसे पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद चले जाओगे आप होयसल आंध्र प्रदेश में, उसके बाद चले जाओगे आप मदुरई और उसके बाद मदुरई में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी डी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। विक्रम संवत विक्रम ने चलवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। शक संवत आपका कनिष्क द्वारा चलाया गया था, और जब चंद्रगुप्त प्रथम बैठे थे तब उन्होंने गुप्त संवत चलवाया था। कल्लड़ की रचना राजतरंगिणी में चर्चा की गई है। तो पहला, कश्मीर के राजाओं का उल्लेख, गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख, चोल राजाओं का उल्लेख, 7
तो कल्हड़ में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? नहीं था। अरिकमेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सोपारा। तो प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन आपका होगा सोपारा। कौन सा होगा मित्रों? सोपारा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में था और बाकी ये आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में स्थित थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत पंचमार्ग सिक्के कहते हैं मुख्यतः बने थे। तो यदि हम बात करें तो वो आहत सिक्के जो थे वो चांदी के बने थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन 26। प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी के खानें मौजूद थीं जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है? बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर में, बिहार की नालंदा जिले के पहाड़ों में, बिहार के राजगीर पहाड़ियों में, छोटा नागपुर की पहाड़ी पर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमें मिला है बिहार के मुंगेर की पहाड़ी खड़गपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों तक अधिक पुरानी है। माना जाता है मानव पृथ्वी पर प्लेस्टोसिन के आरंभ होने से पैदा हुआ था। आदिम मानव को जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है 500 से अधिक पुरानी बात, क्योंकि पृथ्वी पर जो कहानी है वो 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो मित्रों, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर दोनों से मिलता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? तो मध्यपाषाण काल में अपने मालिकों के साथ कुत्ते बुर्जहोम में दफनाए जाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अपने घरों में अपने अपने कुएं थे, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये कुएं आपके कालीबंगा में थे। सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? नवपाषाण, मौर्योत्तर, नंदवंश या हड़प्पा सभ्यता। तो कपास का उल्लेख सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट, गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। धन्वंतरी ने भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बारामीर खगोलशास्त्र व्रत संहिता की रचना की। समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में फाइयान आया था। तो यही आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि समुद्र यात्री फाइयान समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे मित्रों? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल 16 या उसके अपवर्तकों के व्यवहार से होता था, जिसे 16, 64, 160। हड़प्पाई लोग कुम्हार की चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति के सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें, पत्थर की संस्कृति के सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें, पत्थर की मोहरों के अन्य वस्तुओं के हड़प्पाई लेखन में लगभग 40,000 नमूने मिले हैं। तो यदि हम इनका आंसर देखेंगे तो मित्रों इसका आंसर कौन सा गलत होगा? तो हड़प्पा, पत्थर की मोहरें, अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन का लगभग 40,000 नमूने मिले हैं, ये बात गलत है, क्योंकि 40,000 नमूने नहीं, लगभग 4,000 नमूने मिले हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34। हर्ष ने के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो यदि हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका थानेश्वर। कहाँ की थी? थानेश्वर। और बनाया क्या था? कन्नौज। हर्ष पहले हरियाणा के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करिए। सिंधु आर्यों से सबसे प्रमुख नदी है जिनका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की नदीतमा सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान की खेतरी से प्राप्त करते थे। आर्य लोगों को पहला समूह भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, ये बात बिल्कुल सही है। सिंधु नदी आर्यों की प्रमुख नदी थी।
ठीक है। और सिंधु नदी को नदीतमा, ये बात गलत है, सिंधु को नहीं सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, और सरस्वती यानी सर्वश्रेष्ठ नदी, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करिए। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आर्यों के 6 कबीले जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। पुरोहित विशिष्ट पंचजनों का विशिष्ट था। दशराज युद्ध परसुनी नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ पर आपको असत्य कथन ढूंढना है। तो यदि हम बात करें आर्यों के 5-6 कबीले नहीं 5 कबीले थे, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत होगा और वही आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि था। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा बात सही है, तो ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई थी, सांडों को लेकर नहीं, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शब्द और व्याख्या। ब्राजपति चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान, कुलापा परिवारों का प्रधान, ग्रामीणी लड़ाकू दल का प्रधान, पुरोहित सिर पूजा पाठ का कार्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ब्राजपति चरागाह जत्थे का ये बात बिल्कुल सही है। कुलापा परिवार का प्रधान ये भी सही है। ग्रामीण लड़ाकू का प्रधान ये भी सही है। पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य नहीं करता था, ये राजा का सलाहकार भी था, राजा का सलाहकार भी था। ये सिर्फ शब्द कहा है, ये हमारा गलत होगा, यानी यही सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। विद्वान हैं और एक तरफ कृतियां हैं। पतंजलि के बारे में बताई गई, नागार्जुन के बारे में बताई गई, सुगेश के बारे में बताई गई, वासुमित्र के बारे में बताया गया है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सी किताब किसने लिखी है, तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि। तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। कौन सी किताब लिखी है मित्रों? महाभाष्य लिखा है। वासुमित्रों के बारे में बात करें तो वासुमित्र ने महाविभाष लिखा है। नागार्जुन के बारे में बात करें तो माध्यमिका सूत्र आपकी नागार्जुन ने लिखी है और अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है। तो अगर हम इनको मैचिंग मिलाएं 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 40। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करिए। सतपथ ब्राह्मण हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है। ब्रीही का अर्थ चावल होता है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। सभा समिति और विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं ब्राह्मण हल संबंधी अनुष्ठान लंबा वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। ब्राही को चावल बोलते हैं, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। सभा समिति और विदत 72 वैदिक काल आते आते समाप्त हो गई थी और इस काल तक राज परिवारों या राजा या राष्ट्र का चयन हो चुका था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ था। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया। हालांकि यह विश्व भारत के बाहर जापान तक पहुंच गया। जैन धर्म भारत में टिका रहा, यहाँ की कला साहित्य के विकास की प्रेरणा देता रहा। बौद्ध धर्म लोग भारत के राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात में काफ़ी संख्या में हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन असत्य है, तो मित्रों भारत में जैन धर्म टिका रहा और कला साहित्य की विकास में प्रेरणा देता रहा। ठीक है, जैन धर्म जो है वो यहाँ पर है, बौद्ध धर्म नहीं है। क्या है? जैन धर्म, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी? कपिल ने, चारवाक ने, महावीर स्वामी ने या महात्मा बुद्ध ने? तो ये चारवाक दर्शन ही आपका लोकायत दर्शन है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत के विकसित हुई थी। रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई थी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही हैं। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक काल को बिजारत का
काल कहा जाता है। आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण पता लगाया। अनुमान को आधार पर पृथ्वी की परिधि को मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है, ये नहीं, जबकि पृथ्वी घूमती है और सौर स्थिर है, ये बात बताई थी, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों के रूप में बंट गए। इनमें से कौन से राज्य शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बहमनी साम्राज्य से, तो ये सारे राज्य बहमनी साम्राज्य के विघटन से बने थे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सुमेलित करना है और पुस्तकें बतानी हैं। तो जरा देखते हैं पुस्तकें और सुमेलन क्या हो रहा है इनका। तारीख़ राशिदी, तारीख़ हुमायूनी, तारीख़ शेरशाही, तबकाते अकबरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर, दो गलत, ठीक है। तारीख़ हुमायूनी के बारे में बात करें तो जौहर आफ्ताबची, ठीक है। तारीख़ शेरशाही के बारे में बात करें तो अब्बास खां शेरवानी। तबकाते अकबरी के बारे में बात करें तो ये ख्वाजा, ये तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा। नेक्स्ट, सुश्रुत में संबंधित असत्य चयन का कथन का बताइए। इनकी रचना सुश्रुत संहिता में है। देखिए जरा, सुश्रुत संबंधित असत्य कथन, इनकी रचना सुश्रुत संहिता है। इसमें सुश्रुत में मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्य उपचार है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है। रोगों के इलाज के लिए इन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इन्होंने शल्य क्रिया के 101 नहीं 121 उपकरणों का उल्लेख किया है, यानी सी ऑप्शन सही है। चरक से संबंधित असत्य कथन का विचार करिए। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और टीबी के अनेक प्रकार के वर्णन हैं। चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सी कथन गलत है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं जानते थे, यानी सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। ऋग्वेदिक काल में द्रहित कहा जाता है दुहित्र। दुहित्र किसे कहा जाता है? यदि इस बात को बात करें तो मित्रों, दुहित्र बेटी को कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों को बौद्ध धर्म के अनेक देशों में फैलाया, जिसमें शामिल हैं श्रीलंका, बर्मा, जापान, चीन और तिब्बत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अशोक ने अपने दूतों को इन सभी देशों में भेजा था। डी ऑप्शन सही है। प्राचीन कालतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन रूप में सुख देने वाली अनंदा, वनंदा, सुगदा कहा गया है? सुत्तनामृतपात, अभिधम पिटक, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो ये होगा सुत्त निपात। महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था। अगर हम सबसे पूर्व महाजनपद के बारे में बात करें तो आपका अंग देश सबसे पूर्व में था। निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन करिए। कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, लिच्छवी, वैशाली, काशी, कुशीनीरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर काशी की राजधानी कुशीनीरा नहीं, काशी की राजधानी बनारस था। कौन सी थी? बनारसी, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। शिशुनाग, हर्यक, नंद और मौर्य। नंद, हर्यक, शिशुनाग और मौर्य। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। यही क्रम है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थीं? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है दीर्घ, लघु, पृथक और दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ, यानी अशोक के अभिलेखों को इन सभी 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, अशोक से संबंधित कथन का चयन करिए। अशोक ने अपने शासनकाल में बुद्धों को तीसरा सम्मेलन
आयोजित किया, सही बात है। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा, ये भी बात सही है। अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है, अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे उसका नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, अशोक के सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अब अशोक नहीं मिलता है, कहीं देवानाम प्रियदर्शी, कहीं देवानाम, कहीं अशोक वर्धन है। हिंदी यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन के बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्नों का प्रश्न दिया और उस किताब का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम शक, यवन, पल्लव, कुषाण। शक, यवन, कुषाण, पल्लव, यवन, शक, पल्लव, कुषाण। तो क्या है, यवन, शक, पल्लव और कुषाण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करिए। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार कर भव्य ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। इन्होंने सड़क के प्रत्येक 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया। उसने मिश्रित धातुओं के पहले विकृत सिक्के, यह मानक ठीक है मित्रों। तो अगर हम बात करें 61 में, तो मित्रों 61 का इन्होंने सड़क के प्रत्येक 4 कोस पर पेड़ पौधे लगवाए, सराय बनवाई, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने सड़क के प्रत्येक 2 कोस पर लगवाया था, ये यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो नालंदा विद्यालय का पुनरुद्धार मित्रों धर्मपाल ने करवाया था, जबकि इसका निर्माण कुमारगुप्त करवाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था मित्रों? कुमारगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो ये भोज थे। बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करिए। इन्होंने मुइनुद्दीन द्वारा बंगाल में राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठों को आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। सही कूट बताइए। तो मित्रों ये दोनों कूट क्या हैं आपके? बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। पाल वंश, पाल शासक किस धर्म को मानते थे? अगर हम पाल शासकों के बारे में बात करें तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया? तो यदि हम बात करें तो वो राजा थे गुजरात के जयपाल प्रथम। किसको हराया था? जयपाल प्रथम को। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ था? तो भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण गुप्त काल के ऐरण अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? गुप्त काल के पहले ऐरण अभिलेख में, जिसमें भानुगुप्त, किसने? भानुगुप्त के मंत्री की पत्नी ने क्या किया था? तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? तुर्कान ए चहलगामी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। खून और फौलाद की नीति, यानी ब्लड और आयरन की नीति बलबन द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट, कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था? तो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां कहता था। एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान किसके नेतृत्व ने दिल्ली से दूर जाकर किया गया था? तो दिल्ली से दूर जाकर जो अभियान किया गया था वो बलबन द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक कफूर से हुई थी गुजरात, बंगाल, मालवा और दक्षिण भारत के अभियान के दौरान। तो ये हुई थी गुजरात अभियान के दौरान। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो वो शासक था जिससे भेंट स्वीकार कर ली थी, वो थे आपके खुसरो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करिए। करिए भैया सुमेलित।
दीवाने अमीर खोई अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तखराज बहराम शाह, दीवाने अर्ज बलबन, नायब ममालिकात मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से सही क्रम बनेगा? तो मित्रों नावे दीवाने अमीर खोई ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था बाजार दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा और नायब ममालिकात बहराम शाह के द्वारा। तो आपका बनेगा 4-1-2-3 4-1-3-2 सॉरी 4-1-3-2 यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अमीर खुसरो ने किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो रहता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसके बीच की दूरी क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी और इसकी दूरी थी 1500 किलोमीटर। इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। किन सुल्तानों ने भारत के भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सेना के वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? तो सेना का सिद्धांत वंशानुगत लागू करने वाला राजा था FST फिरोज शाह तुगलक। किस सूफी संत ने आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? तो वो थे निज़ामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, सियावर्दी या बख्तियार काकी। तो वो थे मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों के दरबार की चर्चा की गई है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? तो वो लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर, गणेश जी का मंदिर या शिव मंदिर। तो वो मित्रों था आपका विष्णु का मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। उपरोक्त कथन किसका है? तो मित्रों ये उपरोक्त कथन है निज़ामुद्दीन औलिया का। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। हिंदू धर्म से था। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये थे मित्रों गुरु विद्यारण्य के कहने पर। विजयनगर के किस राजा ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? तो विजयनगर के जो राजा थे जिन्होंने बांध बनवाया था वो देवराय प्रथम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई थी? तो दौलताबाद के निकट वेधशाला बनवाई थी FS बहमनी ने, फिरोज शाह बहमनी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारों का वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था, वही दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह महवार पैमाने पर दिया जाने लगा था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, ये कथन सही नहीं है, काफ़ी अच्छी चल रही थी शाहजहां के समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर था। अल्मेडा, अल्बुकर्क, निडोडी, कूना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो थे अल्मेडा। नेक्स्ट 91। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी से मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ से संबंधित था? तो मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जैनुल अबदीन ने कहा जाता है कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का अकबर, अशोक महान या कश्मीर का अशोक। तो उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। देखते हैं कौन सा सूफी संत यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, मुज़फ़्फ़रुद्दीन शंकर या निज़ामुद्दीन औलिया।
तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, देखते हैं कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करिए। कुषाण उन 5 कुलों में से एक थे जो यूची जनजाति से विभाजित थी। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और यहाँ उन्होंने यवनों को विस्थापित किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर पहला कथन ही सत्य है और ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर उसने यवनों को नहीं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर शकों को भगाया था। कहाँ, किनको भगाया था? शकों को। दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया, उसने वेदों से दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। गुरु नानक का जन्म 1492 में रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था। ये रबाब नामक समाज बनाया करते थे, साज बजाया करते थे। भारत के साथ श्रीलंका, मक्का, मदीना की यात्रा की। 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में असत्य कथन मित्रों बताना है। तो यहाँ पर यदि हम असत्य कथन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1489 में नहीं 1469 ईस्वी में हुआ था। यही बात गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बाबर से संबंधित असत्य कथन का चयन किए। बाबर शराब का अच्छी तरह सोहबत का शौकीन था। वह कठोर अनुशासनवादी, काम लेने में सख्त था, कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था। इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुझके बाबरी उर्दू में लिखा गया था। तो यहाँ पर बात करें तो ये कथन जौन सा गलत होगा वो था आपका तुझके बाबरी उर्दू में लिखना, क्योंकि ये किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। शेर खान से संबंधित असत्य कथन। इसका मूल नाम फरीद था। इसका पिता जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। फरीद को शेर खान का खिताब उसके संरक्षण ने शेर को मारने पर दिया था। शेर शाह का बंगाल से कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शेर खान का साम्राज्य बंगाल से कश्मीर की सिंधु नदी तक नहीं फैला था, बल्कि ये बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़कर सिंधु तक फैला हुआ था, यानी कश्मीर इसके राज्य में शामिल नहीं था। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा था कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा करती थी जाए तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चाकू डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है? ये स्टेटमेंट है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेर खान शेख फदरुद्दीन गजी शंकर दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। अकबर प्रथम शासक था जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण कराया। सही कथन का चयन करें। तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही एक है और एक गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, कालानौर में किसका शासन था? अकबर का शासन था। किसका था मित्रों? नेक्स्ट चलते हैं, कालानौर में अकबर को किस शासक बनाया गया? तो अकबर की उम्र कितनी थी? कालानौर में जब अकबर को शासन बनाया गया तो उसकी उम्र 13 वर्ष 4 माह थी। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार। तराइन के प्रथम युद्ध मुइनुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। बात सही है। मोहम्मद महमूद ने भारत में केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। ये बात बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, अकबर के संबंध में असत्य कथन बताइए। अकबर के संबंध में असत्य कथन। अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया था। ओके, अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि ये सही नहीं है क्योंकि अकबर ने अपना आक्रमण किया था 1572 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन मंगोल युद्ध युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? तो वो था व्यक्ति जो पहुंच गया था, वो था चंगेज खान। अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। अकबर से संबंधित असत्य कथन। 1575 में अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। ठीक है, इबादत खाने में धर्मयज्ञों का ये भी बात सही है। कालांतर में अकबर इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए खोल दिया, ये भी सही है। दीक्षा के दिन शुक्रवार का होता था। तो बात करें तो ये दिन आपका रविवार होता था। कौन सा होता था? रविवार, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दिल्ली के सल्तनत काल में रहट किससे संबंधित था? दिल्ली के सल्तनत काल में रहट जो था वो सिंचाई कर से संबंधित था।
नेक्स्ट, सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था? तो विजयनगर को इन तीनों क्षेत्र द्वारा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों ने हराया था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह तुगलक सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्दा और विक नामक तांबा और मिश्रित 2 सिक्के चलवाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो मित्रों ये उल्टा है, ये उल्टा है। फिरोज शाह तुगलक ने अदली चलवाया था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करें। दिल्ली सल्तनत में प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सभी नाम की सिंचाई कर की वसूली करवाई। सही है, दिल्ली सल्तनत में सभी शासकों के समय सर्वाधिक नहरों का बिल्कुल सही है। फिरोज शाह व्यक्तिगत आय लगभग 2% वार्षिक वृद्धि हुई। इन्होंने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई जिसके समय पहली नहर थी। ये बात बिल्कुल गलत है, उसने अपनी जो नहर खुदवाई थी वो मरकंडा और सरस्वती, पहली नहर जो थी वो आपकी फिरोज शाह तुगलक द्वारा झज्जर रोहतक में थी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा, मराठों के बड़े दुर्घर्ष हैं, इस देश में प्रतिरोधों का केंद्र है। यह अगर हम बात करें तो ये बात लिखी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट, किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा के गरीबों का दोस्त कहा जाता था? तो वो राजा था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। इसका निर्माण मोहम्मद बिन कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ था। इसका इमारत हैदराबाद के बीचों बीच है। इसकी चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। तो मित्रों यही कथन गलत है, प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 नहीं 48 मीटर है, यानी डी ऑप्शन आंसर होगा हमारा। खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया था? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? तो खुसरो ने विद्रोह जो किया था उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो राजा था जहांगीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 17वीं शताब्दी में 2 फसलें उगाई जाने लगी, तंबाकू और मक्का। 18वीं सदी में आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। इस काल में भारत के कुछ पड़ोसी देशों ने खाद्यान्न, चावल और शक्कर का निर्यात करते थे। मराठाओं के दक्कन में मामलों में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों का ध्यान दें। अकबर 16%, शाहजहां 24%, औरंगजेब 33%। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थे आपके रॉल्फ फिच का स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूमकर फिर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते थे और भारत सोने चांदी के लिए नवदान बन गया। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन यदि हम बात करें तो ये है बर्नियर का स्टेटमेंट था। कहाँ के शासक ने फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की? तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना गोलकुंडा के शासक द्वारा। 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था गुजरात, सनखेज, आगरा के निकट बयाना से। तो सबसे अच्छा नील पैदा होता था गुजरात में और आगरा में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर आगरे के किले के निर्माण के बारे में बात करें तो आगरे के किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल से किले का निर्माण करवाया था? अकबर ने 1572 में कहाँ पर राजमहल से निर्माण करवाया था? तो वो था फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। इक्ता व्यवस्था व्यवस्थित इल्तुतमिश ने दिया। इक्ता प्रणाली विस्तृत व्याख्यान हारून उल तूसी की पुस्तक इक्ता खान से मिलती है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर इसकी जानकारी इक्ता से नहीं मिलती है, इसकी जानकारी सियासतनामा से मिलती है। किस पुस्तक में? सियासतनामा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा।
मुगलों ने मनसबदारी की व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों के प्रति सवार अधिक वेतन देता था। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। इन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल और भारतीय, अफगान और मुसलमान को बराबर की व्यवस्था की थी। यदि उपरोक्त में से असत्य कथन के बारे में बताइए तो उपरोक्त में से सबसे असत्य एक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, जसवंत और दसवान किसके दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? दसवंत और जसवान जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसकी देखरेख में हुआ था? तो अकबर के काल में महाभारत का अनुवाद फैजी की देखरेख में हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास की अगर हम बात करें तो मित्रों तुलसीदास अकबर के समकालीन कहे जाते हैं। नेक्स्ट, किसने कहा था यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो प्राकृत को चारों और बदमाशों ने जन्म, चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया है? तो यदि हम ये बात कहें तो ये बात कही थी एकनाथ ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1328। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल बादशाह कौन है? अकबर है। कौन था मित्रों? अकबर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी सबसे अधिक पुस्तक की रचना किसके काल में हुई थी? तो सबसे अधिक पुस्तकों की रचना फारसी में जिसके काल में हुई थी वो राजा था औरंगजेब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, वह आडंबर और विश्वास नहीं करता था जिसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर को डराने वाले मुसलमानों के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपरोक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में है? तो मित्रों उपरोक्त कथन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जिंदा पीर औरंगजेब था। ठीक है, कौन था मित्रों? औरंगजेब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के लोग गोपाल की राजा चुन लिया। 780 में धर्मपाल शासन बना। धर्मपाल राष्ट्रकूट शासक को पराजित होना पड़ा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 780 ईश्वर धर्मपाल का शासक बना, ये बात गलत है। किसने पाल राज्य को रोमा या धर्म यानी धर्मपाल के रूप में संरक्षित कहा? तो ये ए संरक्षिता दीपांकर सुलेमान या धर्मपाल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो थे आपके सुलेमान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो संस्कृत का महान कवि और नाटककार रहता था महिपाल के दरबार में। किसके दरबार में मित्रों? महिपाल के दरबार में रहता था राजशेखर। नेक्स्ट 135। चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ था? तो चोल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो इन सारे किलों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य की स्थापना कौन सी शैली लोकप्रिय हुई? चोल साम्राज्य की स्थापना के समय मित्रों द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई। पंपा, पोना, रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? पंपा, पोना, रन्ना ये कन्नड़ भाषा के रत्न माने जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट, चालुक्य साम्राज्य गुजरात से संबंधित वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? मंत्री, व्यापारी। तो मित्रों ये मंत्री और व्यापारी जो थे वो कौन थे? ये दोनों थे, यानी सी ऑप्शन सही है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है मित्रों। किससे मंदिर है? जैन धर्म से। इतिहास में बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं, क्रोध से मेरी तलवार चली जाती है? तो ये कहा गया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें। सुल्तान इल्तुतमिश तांबे का जीतल, बलबन अदली नामक सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक यगनी, अलाउद्दीन खिलजी सोने का दिनार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यगनी चलाया गया था, इकन्नी जिसे बोलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अदली नामक सिक्का चलाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर बलबन द्वारा सोने का सिक्का, अदली नामक सिक्के, बलबन ने सोने और चांदी के बदले अदली नामक बलबन ने अदली चलाया था। ठीक है, और ये जो है आपका इल्तुतमिश के बारे में तांबे का जीतल जारी किया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का दिनार जारी किया था। क्या किया था? सोने का दिनार। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, कौन से कितने जोड़े गलत हैं?
तो मित्रों इनमें से 2 जोड़े गलत हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर की थी? तो अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या कड़ा इलाहाबाद के पास की थी। सही क्रम बताइए, खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तुगलक खिलजी सैयद लोदी, सैयद खिलजी तुगलक लोदी, लोदी सैयद खिलजी। तो खिलजी तुगलक सैयद और लोदी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर के अभियान के समय कौन मौजूद था? तो अलाउद्दीन के रणथंबोर के अभियान के समय मित्रों अमीर खुसरो मौजूद था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर खोई नामक एक अलग विभाग बनाया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। कौन था मित्रों? फिरोज शाह तुगलक था। नहीं, अमीर खोई जो बनाया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जो एक कृषि विभाग था। सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन, इसकी जानकारी रुद्ररामन के जूनागढ़ बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के निर्माण कराया था। ठीक है, अशोक तुस्य के नहरें की निकलवाई, समुद्रगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया। तो इससे असंबंधित कथन जो गलत है वो है समुद्रगुप्त। इसका समुद्रगुप्त ने नहीं, स्कंदगुप्त ने करवाया था, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, विजयनगर प्रशासन में राज्य विभाजन का सही क्रम, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। नाडु, मंडलम, ग्राम और स्थल। तो यहाँ पर यदि हम विभाजन करेंगे तो मित्रों विभाजन होगा मंडलम, नाडु और स्थल और ग्राम। 1458 वास्को ड गामा किस गुजराती चालक के साथ भारत आया था? कृष्ण जमोरिन, अब्दुल मजीद या बहादुर शाह या अल्बुकर्क? तो ये आया था अब्दुल मजीद के द्वारा। मध्यकालीन भारत में किस फारसी लेखक का नायक का खिताब दिया जाता है? मध्यकालीन भारत में उस फारसी लेखक को दिया जाता है जिसका नाम अमीर खुसरो है। किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ में कोई मक्खी बैठ जाती तो वो तुरंत सूझकर मर जाती थी? विलियम पारस, निकोलो कॉन्टी, बर्बोस या नूनीज? तो ये स्टेटमेंट मित्रों किसका था? ये स्टेटमेंट था बारबोसा के द्वारा। ठीक है, तो ये थे मित्रों बिहार पीसीएस के, ठीक है क्या, बिहार पीसीएस के परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2। नेक्स्ट पेपर शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है मित्रों कि शीघ्र ही हम लोग ARO उत्तर प्रदेश पीसीएस से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप अपने मित्रों और अपने लिए बराबर कांटेक्ट में रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य दें। थैंक यू।